ईरान और ओमान इस रास्ते को खोलने को लेकर के आपस में बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी हद तक बातचीत अपने फाइनल स्टेज में है। और इसी बीच जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने ओमान को धमकी दी है कि अगर वो ईरान के साथ किसी समझौते तक पहुंचता है अमेरिका को नज़रअंदाज करके, तो वो अमेरिका वहां पर बमबारी कर सकता है। अब जाहिर है हॉर्मुज़ में जो आवाजाही है जहाज़ों की वो सामान्य नहीं है, वो सामान्य से बहुत 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 कम है। और इस बीच हमने देखा है कि जो भी जहाज़ ईरान के साथ कोऑर्डिनेट किए बगैर गुजरने की कोशिश जिन्होंने की है उन पर ईरान ने हमला किया। ये तब है जब पूरा जो साउथ का कोस्टल एरिया है ईरान का, वहाँ पर अमेरिका ने लगातार कई दिनों तक 13-14 रातों तक बमबारी की है। और उससे पहले जब MOU साइन हुआ उससे पहले भी महीनों इस पूरे रीजन में लगातार अमेरिका जो है बमबारमेंट करता रहा है। उसके बावजूद वहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत कोई नुकसान अमेरिका ईरान का नहीं कर पाया है। अब देखिए इसका सीधा असर जो है वो तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। तेल की जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसकी कीमत $91.49 पर बैरल पर को पार कर रही है करीब करीब। और जो WTI है उसकी जो कीमत है वो $85.25 पर बैरल पर है। अब जाहिर है इसका नतीजा ये है कि जब तक हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा पूरी दुनिया पर इसकी वजह से ऊर्जा संकट मंडराता रहेगा और इसकी वजह से एक प्रेशर ट्रंप के ऊपर भी जाता रहेगा। कुल मिलाकर एक तरीके का प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है। अमेरिका ईरान पर प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहा है। अब इस रीजन में गल्फ ऑफ ओमान में अगर अमेरिका ने एक नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है तो जाहिर है कि ईरान अपना ऑयल एक्सपोर्ट यहाँ से नहीं कर पा रहा। लेकिन एक तस्वीर जो ईरान की तरफ से जारी की गई थी जिसमें ईरान से रेलवे के जरिए के जरिए जो है वाया टर्की वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी तस्वीरें आई थी और उसके जरिए उसने ये दिखाने की कोशिश की थी कि उसके पास वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं। लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके सामने इस रास्ते के बंद हो जाने के बाद बहुत मुश्किल खड़ी हुई है। और उसमें एक बहुत बड़ा नाम जापान का आता है जो अमेरिका का एलाई है और वहाँ पर ऊर्जा संकट बहुत गहरा रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच आई जिसने पूरी दुनिया की नज़र उस खबर की तरफ खींची है और अमेरिका के एक बड़े अखबार ने इसे रिपोर्ट भी किया कि क्या ईरान जो है वो अब अपनी सरहदों से बाहर निकल के बहरीन में, कतर में, UAE में या कुवैत में किसी खाड़ी के किसी भी देश में क्या अमेरिकी बेसिस पर किसी तरह से ग्राउंड अटैक कर सकता है, क्या ज़मीन पर अपनी फौज उतार सकता है। इस बात को लेकर के बहस तेज हो रही है। आपको याद होगा अभी कल मैंने आपको एक अपडेट दिया था जिसमें ईरान की तरफ से एक बात कही गई थी कि ईरानी जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से कि अगर अमेरिकी फोर्सेस के किसी जवान को कोई पकड़ता है या मार देता है या उसे तो ऐसे किसी व्यक्ति को $30,000 का इनाम दिया जाएगा। और अगर कोई फीमेल ईरानी लेडी इसको काम को करती है तो उसे इसका दुगना दिया जाएगा, यानी $60,000 दिए जाएंगे। इतनी बड़ी रकम देने की बात का ऐलान किया गया इनाम देने का। तो अब उसके बाद जब ये खबर एक आ रही है कि अमेरिका के बेसिस पर ईरान अब अगले चरण में जो ऑफेंसिव उसका अंदाज है क्या वो इन ख़ास तौर से कतर, बहरीन और इराक, ये 3 इलाकों का नाम लिया जा रहा, 3 देशों का, यहाँ पर क्या वो हमला कर सकता है। अब इस तरह की योजनाओं पर काम हो रहा है और इसमें ईरान जो मिलिशियाज को इस्तेमाल कर सकता है उनकी भूमिका इसमें अहम हो सकती है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और इस तरफ एक इशारा ईरानी सांसद है और पहले के वक्त में विदेश मंत्रालय का जिम्मा भी संभाल चुके हैं मनोचेहर मुत्तकी, उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान को अमेरिकी सेना को हराने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। वो सिर्फ अगर इस रीजन में इराक, कुवैत या बहरीन में किसी एक बेस पर, अब ये जो फासला आप देखें, बहरीन यहाँ से यहाँ कितना फासला, बहुत ज़रा सा, इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 60 किलोमीटर भी कुल नहीं है। और कतर यहाँ से देखिए आप कितना करीब है। इराक तो बिल्कुल लगा हुआ है, लैंड बॉर्डर उसके हैं, यहाँ तो लैंड बॉर्डर नहीं है, वहाँ लैंड बॉर्डर है। इन 3 देशों को लेकर के एक इशारा दिया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ इस तरह की कार्रवाई हो सकती है और अमेरिकी बेसिस पर कब्जा किया जा सकता है ईरानी समर्थित मिलिशिया के जरिए या ईरानी फोर्सेस के जरिए। अब ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव डालेगा जाहिर है अगर ऐसा कुछ होता है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल सा काम है क्योंकि अगर यहाँ पर ग्राउंड फोर्सेस आएंगी
तो कतर की फोर्सेज हो या बहरीन की फोर्सेज हो या फिर इराक की फोर्सेज हो, उनका आमना सामना भी होगा। अगर मिलिशिया उतरता है तो भी उसका आमना सामना होगा, या फिर उससे पहले ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए और पहले ड्रोन से इंगेज किया जाए दूसरे कंट्री के फोर्सेस को, और उसके बाद किसी मिलिशिया की एंट्री हो। तो इस तरह की सिचुएशन काफ़ी टफ बैटल ज़रूर है, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस तरह की सुगबुगाहट हो रही है। अब इसका मतलब यह है कि ईरान में अमेरिकी बेसेस को संभावित ज़मीनी लक्ष्य के तौर पर डिस्कस ईरान के अंदर किया जा रहा। वहाँ के जो कमांडर्स हैं, फौजी कमांडर्स हैं, वो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि जिस तरीके से ब्लॉकेड यहाँ पर है, इस ब्लॉकेड को हटाने के लिए मतलब ये कि अमेरिका ठंडे बैठ गया जाकर के भाई ब्लॉकेड लगा हुआ है और ईरान यहाँ से अगर अपना जहाज भी नहीं निकाल पा रहा, बाकी देशों का नहीं निकल रहा वो ठीक है, लेकिन ईरान भी अगर अपना जहाज नहीं निकाल पा रहा है, जाहिर है उसके लिए भी मुश्किल है। इसलिए ईरान भी अब इसमें ये कोशिश कर रहा है कि भाई आप इसके आगे क्या कर सकते हैं। 5 से 6 महीने की आपने बम्बार्डमेंट कर ली, आपने B-2 बॉम्बर के इस्तेमाल कर लिए, अपने सबसे बड़े से बड़े बम आपने गिरा लिए, उसके बाद भी अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो व्हाट नेक्स्ट, ये भी चेक करने की कोशिश ईरान की तरफ से हो रही है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस तरह की डिस्कशन इस वक्त वहाँ ईरान के अंदर हो रहे हैं। ज़्यादा वास्तविक संभावना देखिए ये है कि ईरान, IRGC और जो इस पूरे रीजन में जो मिलिशियाज हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रोन, मिसाइल और छोटे स्पेशल फोर्सेस जो हैं उनकी यूनिट्स के ज़रिए इनके बेसिस पर हमले की कोशिश हो सकती है और उनको कब्जे में लिए जाने की कोशिश ईरान की तरफ से हो सकती है। और इनमें 3 नाम जो सबसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं उसमें कुवैत, बहरीन, इराक का सबसे ज़्यादा नाम लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर से अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी जो है ईरान के बहुत करीब है। इराक इस मामले में और ज़्यादा वनरेबल पोजीशन में इसलिए है कि 30 सितंबर तक की डेडलाइन है। इराक से अमेरिकी फोर्सेस वहाँ से वापस लौटेंगे और इन सारी जगहों पर कमोबेश अमेरिका के जो बेसेस हैं, ईरान ने उन जगहों पर काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया है। और उसके बाद अब इन इलाकों में अगर इस तरह का कोई हमला ईरान की तरफ से होता है तो उसे कंट्रोल करना उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं रह जाएगा। अब हम तो कुल मिलाकर के उस मोर्चे पर, अमेरिका और ईरान के मोर्चे पर ज़ाहिरी तौर पर शांति है, कोई बम और मिसाइलें नहीं चल रही हैं, लेकिन बयानबाजी लगातार हो रही है। और नतीजा के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, अभी उसकी कोई सूरत नज़र नहीं आती। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरीके से बंद है, कुछ एक जहाज़ गुजर रहे हैं, वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके ही जा रहे हैं। ट्रंप लाख दावे करते रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके कब्जे में है, ऐसा दिखाई नहीं देता। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है। और जो एक बात उनकी तरफ से कही गई कि ईरान को अब सरेंडर कर देना चाहिए, सफ़ेद झंडा उठा लेना चाहिए, ऐसी भी कोई बात नज़र कहीं उसकी कोई गुंजाइश भी कम से कम दिखाई नहीं दे रही। चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दूसरी बड़ी खबर जो है वो सऊदी अरब और यमन के बीच की है। ये सऊदी और सऊदी के साउथ में यमन, और ये रहा रेड सी, यहाँ पर है बाबल मंदब। अब हूती कौन है और हूती से आखिर सऊदी अरब की दुश्मनी क्या है, ये बताऊं उससे पहले जो लेटेस्ट अपडेट है वो ज़रा आप जान लीजिए अभी क्या चल रहा है। हर एक की दिलचस्पी ये होती है कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि हूतीज़ ने लाल सागर में एक सऊदी सैन्य जहाज़ को निशाना बनाया। इस जहाज़ को कई और छोटे शिप स्कॉट कर रहे थे और इस शिप पर बताया जा रहा है कि यमन में जो सरकार है, जो यमन की सरकार है जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है, उनके लिए वेपन्स और एम्युनिशंस भेजे गए थे, उसे हमला करके, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके तबाह कर दिया है। हूतीज़ ने यह दावा किया है। हूती अब सऊदी के जहाज़ों के खिलाफ अपना समुद्री अभियान लगातार चला रहा है। 20 जुलाई से हूथियों ने सऊदी शिपिंग पर एक तरह की समुद्री पाबंदी लगा रखी है और ये सऊदी अरब के तरफ से लगाए गए ब्लॉकेट के खिलाफ है, यानी प्रतिबंध के खिलाफ, प्रतिबंध हूतीज़ के खिलाफ लगाया गया।